Okay, now we will continue from where we ended our session. Uh, this is where we stopped with the entries. Now, everything that we added. Now, I'll just go with another component for your understanding, like age, income, these things can be also coded. For example, sometimes it happens कि हमारे पास जो हमारा respondent है वो बहुत diversified age group से है. उसमें teenage के लोग भी हैं, there are people from the 20s, then there are people from the 30s, even the people from 70s, because maybe it's a part of our research. So then उसकी analysis करना, फिर वो age में one year का gap आना, तो उसको उस झंझट से निकलने के लिए और उसका एक overall view लेने के लिए what we do is we simply go for कोडिंग और ग्रुपिंग. इसको हम एज या कोई भी कंपोनेंट है तो इसको हम रेंज कहते हैं. स्टेटिस्टिक्स पढ़ी हो थोड़ी बहुत तो उनको पता होता है कि रेंज क्या चीज होती है. तो हम उसमें रेंज करते हैं. रेंज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने वन कर दिया है, वन एज ग्रुप मैं करता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं कि किसी ने अगर एज अपनी ली है लेस देन 20, तो वो हम उसकी एंट्री कर दें वन में. इसी तरह से टू में हम कर दें बिटवीन, या सिंपल लिख दें 21 to 25 के एज ग्रुप को हमने एक ग्रुप बना दिया है. थ्री में हमने 26 से 30 का एज ग्रुप बना दिया है. तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, वो एक क्लस्टर सा एक ग्रुप बन के मेरे पास आ रहा है और मुझे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी. सो फॉर अ व्हाइल मैं इसको नहीं छेड़ता हूं कि ये क्या है आपके पास. ठीक है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू what we are doing in our research. So for a while मैं बाकी चीजों को fill नहीं करता हूँ, बस just age, gender and education को हमने add किया. इसकी मैं आपको analysis करके बताता हूँ, basic analysis जो कि आप लोग बल्कि हर social sciences और arts and humanities वाले commonly use करते हैं. For any analysis purpose, we have this tab of analyze, right? Analyze में different type of analysis है, reports हैं, descriptive, tables, regression and so on. वो इन तमाम के झंझट में आपको नहीं पढ़ना है. जो आपको मैं वेरी बेसिक बताता हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेगा. आपकी रिसर्च जो आपके साथ रेलेवेंट है, अगर किसी की थोड़ी सी एडवांस जाती है तो वो इंडिविजुअली वी आर देयर इन द यूनिवर्सिटी, वी विल हेल्प यू आउट in your analysis section. But what you can do for yourself by yourself is that you can run this descriptive statistics very easily. First of all, I will be interested in understanding my frequency. By frequency I mean numbers, कि कौन है कितने हैं. तो हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पे हमने क्लिक कर लेना है तो ये एक विंडो पॉपअप ओपन हो जाती है. इसमें चूंकि हमने एंट्री जस्ट 3 प्रोग्राम्स में की है तो वी विल जस्ट गो टू दीज 3 ओनली, राइट. इनको आप सेलेक्ट करें, वन बाय वन भी सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद ये एरो बना हुआ है तो आपने इसको मूव कर देना है. जिस जिसका आपको टेबल चाहिए या जिस जिसकी आपको एनालिसिस चाहिए उसको आप वहां से यहाँ मूव कर सकते हैं, या आप लोग ऑल टुगेदर इनको इकट्ठा भी मूव कर सकते हैं. तो ये तो आपने मूव कर दिया कि हमें इन 3 वेरिएबल्स की स्टेटिस्टिक्स चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए है, राइट. यहाँ से हम चूज कर सकते हैं कि हम देखें कि हमें मजीद क्या डेटा चाहिए. तो चूंकि ये डिस्क्रिप्टिव हमारी डेमोग्राफिक्स हैं, सो वी डू नॉट नीड दीज मीन, मीडियन, मोड एक्सेट्रा या मैक्सिमम एंड मिनिमम एट दिस स्टेज. तो हमें इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ. हाँ, आप चाहते हैं कि ये आपको चार्ट्स में भी विजिबल हो जाए, डायग्राम इसकी आपके पास बन जाए. सो वी हैव 2 डिफरेंट ऑप्शंस, पाई चार्ट एंड बार चार्ट. पाई चार्ट में
इधर आपको दिखाने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग वो यूज करता हूँ। जस्ट आपने एनालिसिस कर दी है, ओके को प्रेस करें तो आपके पास आ जाएगी एनालिसिस सारी, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट एनालिसिस जो कि आपको सामने नजर आएगी। देखिए वो मैंने आपको स्टार्ट में बात कही कि एज अगर जितनी आपके पास डाइवर्सिफाइड होगी तो उसका टेबल आपके पास बहुत लंबा बनेगा। तो ये वो देखें आपके पास 20 एज का 1 रिस्पोंडेंट है, 21 का 1 है, 22 एज के 2 रिस्पोंडेंट्स है, 25 एज के आपके पास 2 रिस्पोंडेंट है, और जो मैक्सिमम एज का रिस्पोंडेंट है वो आपका 27 एज का है। तो इसकी फिर आपने एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करनी होती है दैट द रिस्पोंडेंट ऑफ दिस study belong to the age group ranging from 20 to 27, where the majority of the respondents or belong to the age of 22 and 25, right? इस तरह से इसकी आपने इंटरप्रिटेशन कर देनी है। सिमिलरली अगर हम जाते हैं जेंडर की तरफ, हम ये देखें यहाँ पर मेल फीमेल, तो हम इसकी एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से करते हैं दैट इन टोटल देयर वर 10 रिस्पोंडेंट्स or 10 people who took part in the survey, 5 male and 5 female, right? Then we go towards the degree program. And in the degree program, now you can see that the data was collected from the students at BS level programs or graduate, undergraduate program. 3 of the respondents were from the BS English, 3 were from the BBA program, 2 respondents were from the DPT, and 2 respondents were from the BS Software Engineering. Now you see what is happening. With this very simple analysis, I am getting acquainted with who are my respondents, who took part in my research. Then this is a pie chart, age group distribution. Now I go with the gender, चूंकि ये half इसलिए है कि 55 male and 5 female हैं data में, so that is why ये देखें ये program wise आपको distribution show करता है. Even we can use the other sort of graphs as well. वो मैं यहाँ से change कर देता हूँ. You want bars, you just change it और आपके पास bars का data आ जाएगा. ये देखें ये आपके पास आ रहा है bars में, right? तो आपको manually graph बनाने की जरूरत नहीं है या पाई चार्ट की जरूरत नहीं है, हिस्टोग्राम की जरूरत नहीं है, वो आपका डेटा आपको खुद ही बता देगा. So far, is it clear? Yes, sir. Okay. Now मैंने आपसे दूसरी बात कही थी. आपकी एनालिसिस में आपको ये भी अगर आप चाहते हैं कि यार आपका जो रिस्पोंडेंट है फॉर एग्जांपल वो मेल है, राइट, लेकिन आप साथ में देखना चाहते हैं कि मेल की एज ग्रुप क्या थी या फीमेल्स हैं तो उनका एज ग्रुप क्या है, या आप देखना चाहते हैं कि ये जो आपके प्रोग्राम्स हैं बीएस इंग्लिश, बीबीए, डीपीटी एंड बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनमें कितने मेल्स हैं या फीमेल्स हैं. सो फॉर दैट ऑन वेरी सिंपल वन क्लिक आई कैन गेट दिस डेटा. आपको आना होगा एनालाइज में, इन एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स and go to cross tabs. You click on cross tab. अब आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपने रो में डालना है और कौन सा क्वेश्चन आपने कॉलम में डालना है. उसको आप यहाँ पर ऐड करते हैं, लेकिन बेयर इन माइंड ये क्रॉस टैब में सिर्फ एक रो में होगा क्वेश्चन, एक आपका कॉलम में होगा. प्रेस ओके और उसके बाद देखें ये आपके पास रिपोर्ट जनरेट होके आ गई है. तो देखें 20 एज का जो बंदा था, पहले मुझे पता नहीं था कि 20 एज वाला बंदा कौन है. अब मुझे पता चल गया कि 20 एज वाला मेल है, राइट. मुझे पता था कि वहां पर जो मेरे 22 के एज ग्रुप में 2 बंदे थे रिस्पोंडेंट्स. नाउ वी गॉट टू नो कि वो आपके पास 2 मेल्स हैं. इसी तरह से 25 एज में देखें आपके पास 2 रिस्पोंडेंट्स हैं, वो फीमेल्स हैं, राइट. One female is of the age of 21 and similarly वो 27 एज वाली भी फीमेल है, शायद आप लोगों की मैम है.
right? Okay, now I want to see कि इनमें मैं I just want to Habiba, are you trying to communicate with me, or is it just your mic is on? Thank you. It's turned off now. Okay. Uh, Now, second type of cross tab, I want to see, forget about age. Now I want to see कि कौन से जेंडर कौन से प्रोग्राम में रिस्पोंडेंट है मेरे. तो देखें, with one simple click I got to know there were 3 respondents from BS English program, 1 male and 2 female. Quickly I get to know कि कहाँ से मुझे कितना रिस्पॉन्ड मिला है. From BBA 2 male 1 female, from DPT 2 females, from BS software engineering वहां पर लकीली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेल ज्यादा होते हैं, फीमेल कम होती है. तो एनी हाउ ये मेरे सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन मुझे इस तरह से भी बताता है. तो जस्ट विद अ सिंगल क्लिक आई गॉट अ डिफरेंट एंड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक्स ऑफ माय रिस्पोंडेंट. Okay, if this demographics related analysis is clear to you, what you have to do, this is how it's all the game of the same elements which you can do, right? And for the other, now I will be going towards the main component of your questionnaire, जहां पर आपने exactly वो variable के questions लिखे होते हैं, उसमें आपने किस तरह से analysis करनी है. So quickly मैं आपको उसकी तरफ लेके जाऊंगा. If you have any questions till now, please do ask. I guess not. Ma'am, if you have some questions for me, just tell me so that I can type it. अच्छा, इनको इतना तो पता है ना कि एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम आइटम्स कहते हैं. आइटम्स हम डिफरेंट स्केल्स पर यूज करते हैं, लेकिन स्केल सेम होता है. स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री का ये नहीं पता इन लोगों को. नो सर, इतनी डिटेल इनको नहीं पता. इनको ये पता है कि क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा लेकिन इतनी डिटेल का नहीं पता. अच्छा, और जस्ट इन लोग इनके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए, देखिए आप लोगों ने जब क्वेश्चन पूछने होते हैं तो समटाइम्स आपको पता होता है कि आपने क्या देखना है. फॉर एग्जांपल आप लोग के देखते हैं कि यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन नॉन नेटिव स्पीकर्स और इन द स्टूडेंट्स ऑफ सिटी यूनिवर्सिटी. तो आपको इतना पता है कि आपने यूज ऑफ इंग्लिश देखनी है, लेकिन आपको अभी ये नहीं पता है कि ये यूज ऑफ इंग्लिश कितनी है. तो देखें, यूज ऑफ इंग्लिश तो एक कंपोनेंट हो गया आपके पास, ये फ्रीक्वेंसी आपके पास एक वेरिएबल हो गया, एक एंटिटी हो गई. इसके अंदर फिर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं थ्रू विच आप लोग उसको एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज ज्यादा यूज की जाती है. तो उसके लिए फिर जब वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वी कॉल देम आइटम्स. And for those items, to measure those items, there are two different types of questions that we set. One are called open-ended questions and one are called close-ended questions. Open-ended questions are those जिसमें आप उनको एक लाइन, 2 लाइंस दे देते हैं या बॉक्स दे देते हैं, and they just simply write it out. वो डिस्क्रिप्टिव सा हो जाता है. लेकिन उसमें फिर इशू ये आता है कि उनको हम क्वांटिफाई करके डिसीजन मेकिंग हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती है. So what we do is we just simply use close-ended questions. वहां पर हम उनको ऑप्शंस दे देते हैं, रैंकिंग का ऑप्शन दे देते हैं कि 1 to 5 रैंक कर दें या 1 to 10 उसकी रैंकिंग कर दें, या हम उसको कहते हैं कि स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक कर दें, या फ्रॉम मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑलवेज से लेके नॉट फ्रीक्वेंट रेयरली और नेवर यूज. तो इस तरह की हम इसकी distribution करते हैं, and we call it a distribution on Likert scale. Likert scale is of 3 level, 5 level, 7 level, even 9 and 11. लेकिन ये इसी तरह के numbers में चलता है.
और हम स्टूडेंट्स को या अपने रिस्पोंडेंट्स को इसमें पूरी एक वैरायटी देते हैं कि आप इसमें हमें रिस्पॉन्ड करें. ओके मैम, ओवर टू यू. क्वेश्चन. अच्छा. जस्ट एक या दो सर क्वेश्चन मैंने मुझे बता दें. सर देखें, एक क्वेश्चन मैंने आपको ईमेल भी किया है. हाउ ऑफन डू यू यूज इंग्लिश इन योर डेली कन्वर्सेशन? ये रैंक करना है फ्रॉम 1 to 5. How often do you use English in your daily conversation? Okay. Any other question? Give me 2 or 3 questions so that. दूसरा क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू यूज पश्तो एंड हाउ ऑफन डू यू यूज उर्दू इन योर डेली कन्वर्सेशन? Okay. Third, Urdu. Okay. Now, first I just use the labels because मुझे फिर issue होगा इसको देखने में कि वो क्या question था. So यहाँ पर मैं इसको English usage देखें. यहाँ पर अब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने अंडरस्कोर यूज किया. पश्तो usage, Urdu usage. So this is something I did it. Now I know कि वो पॉइंट के बाद डेसिमल्स की मुझे ज़रूरत नहीं होगी, सो मैं इसको 0 करता हूँ. अब वही गेम होगी यहाँ पर जिस तरह से हमने वैल्यूज़ को इंटर किया था. 1 फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि रेयरली या नेवर यूज्ड, राइट. इसी तरह से 2 को मैं कह देता हूँ कि वेरी लेस. 3 को मैं कह देता हूँ कि समटाइम्स. 4 को मैं कह देता हूँ ऑफन. एंड 5 को मैं कह देता हूँ ऑलवेज, राइट. सो ये मैंने इसकी कोडिंग कर दी है. अब इन कोडिंग के बाद मैंने क्या करना है, वहां पर मैंने 1 2 3 4 5 में एंट्री करनी है जहां पर यूजेज लिखा हुआ है. तो इफ यू कैन सी मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी. अब ये एंट्री मैंने खुद से नहीं की, ये वहां से जो मुझे क्वेश्चनेयर का रिस्पांस आया है मैंने वहां से ये डेटा लिया है. सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आ जाता हूँ वंस अगेन वही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज करता हूँ और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ ऑफन डू यू यूज, राइट. आई जस्ट सेलेक्ट दैट क्वेश्चन और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर हाउ ऑफन डू यू यूज इंग्लिश इन योर daily conversation, frequency distribution, राइट. अच्छा, वहां पर देखिए मैंने जब आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करे तो मैंने आपसे कहा था कि आपको मेन और मैक्सिमम मिनिमम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मुझे जरूरत है कि मुझे पता चले कि यार एवरेज लोगों ने क्या रिस्पॉन्स किया है, तो उसके लिए मुझे मीन यूज करना पड़ेगा. इसी तरह से मिनिमम और मैक्सिमम भी मुझे चाहिए होगा कि मुझे पता चले कि मिनिमम कितना रिस्पॉन्स है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है. तो उसको मैंने एक्सेप्ट करके कर दिया. तो यहाँ पर आके जब मैं उसको ओके करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा. राइट. ये देखें, हाउ ऑफन डू यू यूज इंग्लिश इन योर डेली. 1 मिनिमम रिस्पॉन्स है, 5 is the maximum response, right. And then we have the mean value 3.30. so average जो मेरे पास आया है वो 3.30 है. this mean 3.30 की value क्या थी, sometimes. so how often do you use English in your daily conversation?
I received this information. I just repeated the same for you to understand कि वो किस तरह से आएगा आपके पास. Just wanted to show it to you. This is how you get the information. Right. Any question? I guess इनके लिए आज के लिए इतना sufficient होगा, otherwise फिर issue हो सकता है कि ये फिर भूल जाएं. So this was all about the very basic components, how you add your demographics, how you add the questions, how you convert the questions through labels or coding by different names, and the very basic descriptive analysis. We use the frequency and the cross tabs for your understanding purpose. This is the very fundamental element that everyone should know about their data if they are using and collecting data through questionnaires. Over to you, ma'am, if you can, please. Thank you, sir. Thank you so much. G, is there any question?